बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी दर्शकों का मैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, यूनिट प्रेसिडेंट आइटा नागपुर यूनिट से खैर मकदम करता हूँ। दर्शकों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे इस इंटरव्यू सेशन का क्या मकसद है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमारे माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, उसमें कुछ सुधार लाने के लिए बहुत सी तंजीमें, एसोसिएशंस सरगर्म रहती है। उन्हीं तंजीमों में से एक तंजीम ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा सिर्फ महाराष्ट्र रियासत ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की 20 रियासतों में सरगर्म है। इस तंजीम का मकसद सरपरस्तों में बच्चों की तालीम की अहमियत को पैदा करना, बेदार करना, असातिज़ा का मकाम व मर्तबे को बुलंद करना और टीचर्स में, असातिज़ा में न्यू अपडेट्स करवाते रहना है। गुज़िश्ता दिनों आइटा महाराष्ट्र की एक मुहिम बड़े पुरअसर अंदाज से कामयाब रही, जिसका उन्वान था तालीम हमारी हर हाल में जारी, जो लॉकडाउन के दौरान चली। अब जो मुहिम शुरू है वो 25 जुलाई से 8 अगस्त के ड्यूरेशन में शुरू है, जिसका उन्वान है अपना मकाम पैदा कर। ये मुहिम खुसूसी तौर पर असातिज़ा के लिए जारी है। समाज में असातिज़ा का मर्तबा और स्टेटस को बुलंद करने के लिए एक छोटी सी कोशिश। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे मार्गदर्शक रहनुमा जो इस उन्वान पर बात करने वाले हैं हमारे बीच मौजूद है, जनाब डॉक्टर असद हयात साहब, जो कि एम.ए. के आज़ाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गांधी बाग नागपुर में सुपरवाइज़र के ओहदे पर फायज़ हैं। असद सर की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, फिर भी मैं उनका मुख्तसर तारुफ अपने इंटरव्यू के आगे बढ़ाते हुए करता हूँ कि असद हयात सर का एसएससी एग्ज़ामिनेशन जो पास किया है सर ने 10th क्लास 10वीं जमात, वो एमएम रब्बानी हाई स्कूल से कामठी से किया है। उसके बाद अंजुमन जूनियर कॉलेज से सर का एचएससी हुआ। उसके बाद सर ने पुणे बोर्ड से डीएड किया। डीएड के बाद नागपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद एमए उर्दू किया और एमए उर्दू के अलावा सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एमए इंग्लिश भी किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू और इंग्लिश के माहिर असातिज़ा में सर का शुमार नागपुर शहर में किया जाता है। मैं सर के मुख्तसर तारुफ के बाद अपने सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम सर से एक सवाल करना चाहेंगे। सर, आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाउद्दीन साहब। मेरे बचपन की तालीम जैसा आपने बताया कि कामठी में हुई जी, नगर परिषद स्कूल के अंदर। जी, उसके बाद फिर मैं रब्बानी में गया, 10वीं क्लास वहाँ से पास किया जी, और 11वीं और 12वीं अंजुमन सदर से किया। जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तालीमी सफ़र में मुझे जो असातिज़ा मिले उसमें जनाब तौहीदुल हक़ साहब, जी, जिन्होंने मुझे प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही स्टेज फ्राहम किया जी, जी, और लिखने लिखाने की तरगीब उन्होंने की। और जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था जी, तो प्राइमरी में जब उन्होंने मुझे जो मोटिवेशन किया, जी, तो 8वीं 9वीं में जब उस वक्त नूर एक मैगज़ीन आता था जी, जी, और एक खिलौना एक मैगज़ीन आता था, तो उसमें मेरे कुछ तख्लीक़ात शाये होती थी। जी, तो इस तरह से बचपन से ही एक अदबी ज़ौक़ रहा लिखने लिखाने का। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम और आगे बढ़े, हाई स्कूल वगैरह में जब गए तो वहाँ पे भी मुझे अच्छे असातिज़ा मिले। हिफ्ज़ुर रहमान सर, जी, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और ज़बान पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। माशाअल्लाह। इसी तरह से जब हम जूनियर कॉलेज में आए तो वहाँ पे भी हमें जो असातिज़ा मिले वो भी बहुत अच्छे मिले। जी, तो ये असातिज़ा का समझ लीजिए कि एक असर रहा
कि तालीमी सफ़र में मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर आपसे मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा कि आपकी मुलाज़िमत को कितना अरसा गुज़र चुका है? और जब आपने मुलाज़िमत शुरू की और आज के पस मंज़र में आप कुछ तालीमी बदलाव, कुछ चेंजेस देखते हैं? वो चाहे पॉज़िटिव हो या नेगेटिव, आपको क्या तब्दीली नज़र आती है? अभी तक मुझे, जब मैं सर्विस पे लगा हूँ और अभी तक 25 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पढ़ता था और उसके बाद जब मैं मुलाज़मत में आया, जी। तो उस वक्त का जो तालीमी जो सिलसिला था वो एक अलग नौइयत का था, जी। और आज जो है वो बहुत बदल चुका है। उस वक्त की जो तालीम थी वो, उसमें जो कैरेक्टर बिल्डिंग थी, जी। अखलाकियात, वो बहुत अच्छी थी, और बच्चों को अमली तौर पर तालीम में उनको लिया जाता था। जी। और आजकल फोकस जो है वो नॉलेज पर हो गया है। जी। यानी जैसे पहले ऐसा होता था कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, जी। उनकी वो उस पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। जी। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि स्कोरिंग कितनी है, 90% है, 97% है, तो ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ कागज़ तक महदूद है जी। आज के दौर में। जी। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। जी। पहले बच्चे की जो तालीम कागज़ पे होती थी जी। वो उनके अंदर भी होती थी। आज बच्चा 90% लेता ज़रूर है, लेकिन उसको लेन देन का सलीका नहीं पता है, जी। उसको साथियों की खबरगिरी के बारे में इल्म नहीं है, वो थोड़ा सी कंजर्वेटिव माइंड है, जी। सेल्फिश है। ये बहुत सारी जो अखलाकी इक़दार हैं उसकी बड़ी कमी नज़र आती है आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। हालांकि उसमें एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नज़रिया ऐसा बन गया है कि बस स्कोरिंग ही इम्पॉर्टेंट है। यानी बच्चे ने 100% लेना चाहिए, 90% लेना चाहिए, बस इसको हमने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट किया है। जी। हम बच्चे को दूसरे कामों में उनको मुलविस नहीं करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ार जाके कोई चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त है, जी। या कभी रिश्तेदारों के यहाँ हम जा रहे हैं तो बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं कि भाई किसी की अयादत कैसे करना चाहिए। तो ये जो है हमारी तरबियत में ये पहलू छूटते चले जा रहे हैं। जी। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बदलाव नज़र आता है मुझे तालीमी ढांचे के अंदर, पहले और अभी के अंदर। जी। शुक्रिया। सर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि हम देखते हैं सर मौजूदा ज़माने में प्राइवेट स्कूल्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, और गवर्नमेंट स्कूल या मादरी ज़बान के स्कूल, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, सिंधी मीडियम, ये तमाम मीडियम के जो स्कूल्स हैं इसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है। तो इसके ताल्लुक़ से आप, इसकी क्या वजूहात है, ये हमें बताएं। ये एक बहुत अहम सवाल आपने किया है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान बढ़ रहा है, जी। और उर्दू मीडियम, मराठी और हिंदी मीडियम के अंदर बच्चों का या जो सरपरस्त हजरात है उनकी अदम दिलचस्पी नज़र आती है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत फहमी है। मैं इसको ऐसा लेता हूँ जी। कि जितने भी आप देखेंगे उर्दू मीडियम स्कूल हैं या मराठी हिंदी मीडियम स्कूल हैं, जी। तो आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं। मतलब ये है कि इन्हें यहाँ पे गवर्नमेंट का फ़ंड आता है, जी। जी। और उसी पर ये स्कूल मुनहसिर हैं। जी। जबकि प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता जी है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल के अंदर जो फ़ीस होती है वो बच्चों से ली जाती है, और बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जी वहाँ हाँ, पे, जी हाँ, जी हाँ। और उनको पूरे मौक़े होते हैं जी। अपने बिल्डिंग को अच्छा बनाने की। जी यानी हाँ। खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत फर्नीचर्स और जी सब हाँ। अट्रैक्शंस होते हैं, पैसे लिए जाते हैं, बच्चों को अच्छे लिबास दिए जाते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और वो सारे पैसे बच्चों से ही लेते हैं। जी हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि उर्दू मीडियम, मराठी और हिंदी मीडियम के अंदर क्या होता है कि बच्चों से आप पैसे नहीं ले सकते। जी हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से बाइंडिंग है बाइंडिंग है। कि गवर्नमेंट ट्यूशन फ़ीस दे रही है, जी, तो जी। आप ये नहीं कर सकते, जी, वो जी। नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही अब फरमाया। इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट पहले ग्रांट देती थी जी। कि भाई मैनेजमेंट को पैसा मिलता था, जी हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से रेंट मिल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने ग्रांट बंद कर दी। अब इसमें क्या हुआ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये मीडियम्स के हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। और हम इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में तरक्की कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलतफ़हमी है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जी, कि जी। अंग्रेज़ी मीडियम में तरक्की कर सकता है। अंग्रेज़ी मीडियम में अंग्रेज़ी से तरक्की हो रही है ऐसा नहीं है, तरक्की उर्दू से भी हो सकती है, मराठी से भी हो सकती है। आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप वो एक्टिविटीज़ कीजिए,
बच्चे को वो मौक़े दीजिए कि वो अपने उसकी जो नशोनुमा है वो बेहतर तरीके से हो सके। और ये मौक़े कब मिलेंगे बच्चे को? जब हम उस पे पैसा खर्च करेंगे उन एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि उर्दू मीडियम या हिंदी मराठी मीडियम से बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो मौक़े बच्चों को उर्दू और हिंदी मीडियम में मिले तो वो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। जी। सर, आपसे अगला सवाल है, अगर आपका कहना है कि मादरी ज़बान में भी तालीम अच्छी तरह दी जा सकती है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ भी अगर हम देखें तो इस बात पर जोर दिया गया है कि इलाक़ाई ज़बान या मादरी ज़बान में बुनियादी तालीम होनी चाहिए, अगर ये सच है तो हम इस स्ट्रीम में बच्चों को किस तरह वापस ला सकते हैं और वालिदैन और सरपरस्तों को इससे मुताल्लिक रहनुमाई कर सकते हैं? इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है और इसमें भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि मादरी ज़बान में बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं हो पाती या नशोनुमा नहीं हो पाती या वो तरक्की नहीं करते हैं। इस वजह से जो सरपरस्त हज़रात हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ जाते हैं, जबकि जो एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं, वो इसकी नफ़ी करते हैं। असल में यहाँ पे मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि अंग्रेज़ी मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो या हिंदी या मराठी मीडियम हो, आप देखिए कि जो सिलेबस है वो तो सब जगह का कॉमन कर दिया गया है ना, यूनिवर्सल सिलेबस कर दिया गया है। एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है उसको भी यूनिवर्सल कर दिया गया है। जी। लेकिन अगर हम इसको गहराई में जाकर देखते हैं, मैं मतलब जितने भी हमारे जो मदारिस को चलाने वाले मैनेजमेंट हैं और जो असातिज़ा उनके साथ बड़े मैंने माज़रत के साथ कह रहा हूँ जी कि जो टीचिंग मेथड है और जो एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उस पर अमल पैरा होना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए 20 नंबर का फ़र्ज़ कीजिए पहली और दूसरी जमात के अंदर अगर इम्तिहान होता है, या 10वीं जमात में 80 नंबर का थेरी का तहरीरी इम्तिहान होता है और 20 नंबर अगर ज़बानी इम्तिहान के ऊपर है, तो अब हम गौर करें कि अगर आप अंग्रेज़ी मीडियम में डालते हैं तो वो 20 नंबर कैसे दिए जाते हैं, और उर्दू मीडियम में डालते हैं या हिंदी मराठी मीडियम में डालते हैं तो वहाँ 20 नंबर कैसे दिए जाते हैं। अगर ज़बानदानी की बात करें, आप 20 नंबर पे अगर ये समझ लीजिए कि स्पीकिंग के ऊपर 20 नंबर हैं, तो क्या वाकई हमारा बच्चा 20 नंबर के लायक बोलता है? अंग्रेज़ी मीडियम में अगर वो नहीं बोलता है तो उसको 16 ही नंबर दिए जाते हैं। और ये जो तरीक़ाकार है, जो सरगर्मी पर यानी मबनी जो तदरीस है, ये अंग्रेज़ी मीडियम में मैंने बिल्कुल 100% उस पर अमल किया जाता है तरीक़ेकार के ऊपर। उर्दू मीडियम में कहीं कोताही हो जाती है, मराठी मीडियम में कहीं कोताही हो जाती है कि भाई अगर फ़र्ज़ कीजिए कि दूसरी तीसरी में या चौथी पाँचवीं में अगर 60 नंबर का 40 नंबर का अगर प्रैक्टिकल या समझ लीजिए कि ओरल एग्ज़ामिनेशन पे मार्क्स हैं, तो उसका इम्तिहान उतना ही सख्त होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तालीमी मैदान में, किसी भी तालीमी सिस्टम के अंदर आपको अगर उसका मेयार बुलंद करना है तो उसका इम्तिहान जो है वो उतना ही सख्त लेना चाहिए। जितना सख्त इम्तिहान होगा उतनी अच्छी तालीम जो है उस मदरसे की होगी या बच्चों को मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मादरी ज़बान में बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, वो अच्छे से पेश कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम सरगर्मियाँ दौरान तदरीस जो है वो अमल पैरा होना चाहिए असातिज़ा को। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी रह जा रही है और इस वजह से हम लोग जो है अंग्रेज़ी मीडियम से पीछे हो जा रहे हैं, जबकि हमको आगे रहना चाहिए। जी हाँ, बहुत दुरुस्त फरमाया सर। आपसे अगला सवाल, आपकी सर्विस पीरियड में जिन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है उसके मुतालिक हमारी कुछ रहनुमाई फरमाए, हम तमाम टीचर्स की जो आपको सुन रहे हैं उनकी रहनुमाई फरमाए। इसके अलावा कुछ बुक्स आपने लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपके बुक्स के बारे में भी पता चला है कि आपने अपनी सर्विस के दौरान बुक्स भी लिखी है, उसके बारे में हमें बताएं। किताबें असल में ज़रूरत के तहत लिखने में आ गई, यानी ऐसा वो मेरा कोई वो नहीं था मकसद कि मैं खूब सारी किताबें लिखूं या इस तरह से, लेकिन कैसा था कि कुछ ज़रूरतें ऐसी पेश आई कि मुझे वो किताबें लिखनी पड़ी। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं मुलाजमत में आया तो उन्हीं दिनों में कंप्यूटर नया नया आया था। अच्छा। और कंप्यूटर कोई जानता नहीं था, स्कूल के अंदर कंप्यूटर की जो फहमी है वो किसी को थी नहीं। और मैं नया नया लगा था तो मुझसे कहा गया कि भाई आप कंप्यूटर भी पढ़ाइए।
अब हम कंप्यूटर पढ़ाने जा रहे हैं, हमको कंप्यूटर लैब दे दिया गया, 10 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर लैब दे दिया गया है, और किसी भी उर्दू मीडियम में कंप्यूटर नहीं था। यानी गवर्नमेंट की तरफ से कैसा होता है, कभी कभी पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं कि एक स्कूल में करके देखते हैं। तो अंजुमन में उस वक्त मैं था, तो अंजुमन में 10 कंप्यूटर लगा दिए गए कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर को शुरू करते हैं, और दूसरे किसी स्कूल में नहीं था। अच्छा। अब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए गए तो वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तारीख पढ़ाना है, कंप्यूटर के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लेना है, और उसका सिलेबस जो है रिटन में कुछ भी नहीं था। उसके टॉपिक्स थे कि भाई ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और बाकी तो फिर आपको किताबें पढ़ना है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, नोट्स तैयार करना है और फिर उनको पढ़ाना है बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बच्चों को डिक्टेट करवाता हूँ और बच्चों को ये सब चीज़ें क्लासरूम में बताता हूँ, तो असल चीज़ कंप्यूटर में प्रैक्टिकल है, ना कि थ्योरी। तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी वक्त उसमें ज़ाया हो रहा है, तो मैंने फिर उस ज़रूरत के तहत कंप्यूटर के ऊपर मेरी 2 किताबें हैं। एक किताब पहले आई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो शाये हुई, और फिर महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी से उसको अव्वल इनाम भी मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी एक और किताब हमने उसमें तरतीब दी थी, और उसमें इजाफे के तहत जी। फिर इसी तरह से कुछ साल ही गुजरे थे कि उस वक्त के जो हेडमास्टर साहब थे मोहतरम जनाब ज़फ़र हयात साहब, तो उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था। वो देखते थे कि अंजुमन के अंदर बहुत सारे सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे रेलवेज़ के, बैंकिंग के, आईएएस के, एमपीएससी के, यूपीएससी के, स्टाफ सिलेक्शन के एग्जामिनेशंस होते हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो बैठते हैं। यानी पूरे विदर्भ से बच्चे आते थे, कभी कभी तो महाराष्ट्र के बाहर से भी बच्चे आते थे इम्तिहान देने के लिए। उसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स नहीं रहते थे। अल्लाह अकबर। अब जैसे 1000 बच्चों का सेंटर है, तो एक भी बच्चा मुस्लिम नहीं है, तो उनको बड़ा ये होता था कि मुस्लिम बच्चे क्यों नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने उस वक्त एक प्रोजेक्ट किया था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी उसी तर्ज पे जैसे एमपीएससी का एग्जामिनेशन, तो उसी तर्ज पे 4 ऑप्शन के साथ। मैं ये बात कह रहा हूँ 97 की, 98 की। तो उस पैटर्न के ऊपर पूरे विदर्भ लेवल पर वो एग्जामिनेशंस बच्चों को लेते थे, और 5वीं से 12वीं तक के बच्चों को बिठाते थे। माशाल्लाह। तो उनको एक क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ गई थी कि भाई हर मज़ामीन के ऊपर, साइंस का, हिस्ट्री का, जोग्राफ़ी का, ऐसा एक क्वेश्चन बैंक उनको चाहिए था। तो अब जाहिर बात है कि उसके लिए भी मुझे फिर एक किताब तरतीब देनी पड़ी, ताकि वो मवाद बच्चों को मिल जाए और वो उसको पढ़ सकें। उर्दू में चाहिए था, उर्दू मीडियम के बच्चे थे, तो वो उर्दू इंग्लिश में मिलती थी लेकिन उर्दू में नहीं थी। तो वो उस ज़माने में मैंने वो भी किताबें तरतीब दी थी माशाल्लाह। इस तरह से, मतलब जैसा भी वक्त मिला और जब ज़रूरत पेश आई तो वो करना पड़ा। दौरान तदरीस जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे मौक़े रहते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते अपने को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए अपने को। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि बच्चों को मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रोजेक्ट जो है लाइव करना चाहिए। उर्दू में पढ़ा रहा था और एक नज़्म मुझे पढ़ाने को मिली, और वो नज़्म थी डॉक्टर मंशाउर रहमान ख़ान मंशा की, नया गीत उसका नाम था जी। और अंजुमन में हम थे, ये मैं बता रहा हूँ 2010 की बात जी। एक मैगज़ीन में मैंने पढ़ा है, आपने पढ़े होंगे जी। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलो बच्चों को शायर से मिला देते हैं, शायर नज़दीक रहते हैं, अंजुमन के करीब में ही था उनका मकान, तो क्वार्टर में स्टार की टाउन में जो उनका बंगला था उसमें वो रहते थे, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो जी। तो मैंने फिर अपने हेडमास्टर साहब से परमिशन ली और फिर मंशा साहब से जाके मुलाकात की कि मैं बच्चों को आपके घर पे लाना चाहता। देखिए 2 ऑप्शन थे, एक मंशा साहब को स्कूल में ला लूँ या फिर बच्चों को मंशा साहब के घर लेके चले जाऊँ। मैंने सोचा कि बच्चों को बाहर निकालना चाहिए और उनको उनके घर पे ले जाना चाहिए। तो मैंने जब मंशा साहब से ख्वाहिश जाहिर की, बहुत खुश हुए वो, और फिर साहब एकदम तय हो गया साहब, पूरे 70 बच्चे थे वो माशाल्लाह, और वो 70 बच्चों को हम उनके घर पे लेके गए, उनके बंगले पे बच्चों ने देखा कि भाई मंशा साहब कैसा रहते हैं। फिर उन्होंने अपने घर की सैर भी कराई, उनसे मुलाकात। उसमें प्रोजेक्ट में कैसा हुआ कि हमने कई प्रोजेक्ट कर डाले एक साथ। मतलब ये हुआ कि बच्चों को हमने कहा कि भाई इंटरव्यू कैसे लेते हैं, तो सवाल बच्चों ने तैयार किए, वहाँ पूछे भी बच्चों ने और उसको लिखा भी उन्होंने, नोट डाउन भी किया। और इसके बाद फिर हमने उनको कहा कि उनकी शख्सियत के ऊपर एक आर्टिकल लिखिए। तो इस तरह से मतलब इंटरव्यू कैसा लेना और आर्टिकल सवाने हयात कैसी लिखना, वो एक पोर्शन जो है उसके अंदर कवर हुआ माशाल्लाह। तो ऐसा मतलब पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी चीज़ें जहन में आते रहती हैं और उसको करते रहते हैं, अलग लीक से हट के थोड़ा सी करते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में जी माशाल्लाह। सर सर्विस पीरियड में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हो जो आपके लिए मेमोरेबल मोमेंट हो, तो जिसको आप यादगार के दिन कहेंगे या यादगार तजुर्बा कहेंगे, तो ज़ाहिर है वो हम सब के लिए मशअल राह होगा।
तो हमारे सुनने वालों के लिए, तलबा व तालिबात के लिए और ख़ास तौर पर असातिज़ा इकराम के लिए, टीचर्स के लिए, तो प्लीज़ बताएं। असल में असातिज़ा की ज़िंदगी में जो मेमोरेबल वाक़यात होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर होते रहते हैं जी। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हम शायद हम उसको मेमोरेबल कहते हैं जी। लेकिन कभी कभी हम अपनी मसरूफ़ियत में उसको भूल भी जाते हैं जी। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है जी। कि एक बच्चे का फ़ोन आया। जी। बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। अच्छा। और आज मेरी हिम्मत हुई कि मैं आपसे बात कर सकूं। जी। तो मैं पहचान गया उसको, नाम जब उसका देखा तो। जी, जी। क्योंकि आजकल कॉलर आईडी में उसके नाम आ जाते हैं। तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये वो बच्चा है करके। नोमान रज़ा नाम है उस बच्चे का। जी। तो मैंने उससे पूछा भाई अभी कहाँ हैं आप? तो कहने लगे कि मैं बुखारा में हूँ। ये तजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान में एक शहर है बुखारा, वहाँ पे हूँ। बोले मैं नौकरी कर रहा हूँ। जी। अरे मैंने कहा बहुत खुशी हुई, ऐसा वैसा। बहुत जज्बाती था वो और मुझसे कहने लगा कि भाई आप जो है मेरे लिए बड़े इंस्पिरेशन, जो उसको मतलब तारीफ़ी जो बातें कहनी थी तो वो मुझे पूरा वाक़या फिर याद आया। वो वाक़या यूँ था कि 8वीं क्लास में वो बच्चा था। अच्छा। और उसने स्कूल में आना बंद कर दिया। जी। अब मैं 1 महीने इंतज़ार करने के बाद मुझे तशवीश हो गई कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। मालूम किया तो मालूम हुआ कि उसके वालिद साहब जो है कि मस्जिद के इमाम हैं। जी। तो मैं जाके उनसे मिला और मैंने कहा कि भाई बच्चा आपका आ नहीं रहा है स्कूल? तो बोले हाँ सर वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको काम पे लगा दिया हूँ और वो कुछ कपड़ों का जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह काम होता है वो करेगा। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा कि कोई ख़ास बात? जी। तो कहने लगे हाँ मेरे 5 बच्चे हैं और ये बड़ा बच्चा है, अगर ये मेरे हेल्प करेगा, मदद करेगा तो फिर मैं जो है दूसरे बच्चों को पढ़ा सकूँगा। जी। तो बोले मैं मस्जिद में इमाम हूँ और मेरी तनख्वाह इतनी है, उसके बाद मैं कुछ ट्यूशन करता हूँ, फिर एम्ब्रॉयडरी भी करता हूँ रात के 2 बजे तक और घर किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जी। तो बड़े बच्चे को तो काम करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको अपने बेटे से मुझसे मिलवाइए थोड़ा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो मैं उससे मिला, वो आया स्कूल में, मुझसे मिला। तो मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो मेरी नज़र में, तुम अपने वालिद साहब का सपोर्ट कर रहे हो। जी जी। बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम, और तुम ये काम ज़रूर करो कि उनका सपोर्ट करो। अच्छा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है तुम उसको भी पूरा कर दो। तो उसने पूछा कि क्या? तो मैंने तुम सुबह में स्कूल आ जाओ और 2 बजे के बाद से तुम अपना काम करना, जो भी काम करना है। अब मैं अगर तुम कभी नहीं आए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुमने अगर कॉपी कंप्लीट नहीं की तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम सिर्फ आके स्कूल बैठ जाना बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। 8वीं 9वीं 10वीं हुई, 10वीं के अंदर फिर वो एक मरतबा रेसेस में खेल रहा था, तो मैंने उसको कहा कि तुम इंग्लिश किसके पास पढ़ रहे हो, कहीं कुछ पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको पढ़ा दूँगा। उसको अंग्रेज़ी भी मैंने उसको अलहदा से पढ़ा दिया माशाल्लाह। और एक रियाजी के टीचर थे उस समय में, टीचर उबैदुर रहमान साहब, उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने बोला मैं भी मैथ्स पढ़ा दूँगा, उन्होंने भी मैथमेटिक्स पढ़ा दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह से वो बच्चे ने फिर 11-12 भी साइंस से किया और बाद में इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसका एडमिशन हुआ तो पैसे का मसला ही था, तो उसने मुझसे कहा कि सर पैसे का कैसा क्या है? तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ NGOs हैं उनसे बात करते हैं हम और आपकी फ़ीस का कुछ तो भी इंतज़ाम करते हैं। जी। इस तरह से मतलब ये हुआ कि वो 2-4 NGOs जो थे नागपुर शहर के, उनके मार्फत हमने फिर उनका कुछ यानी फ़ीस का इंतज़ाम करवा दिया। जी। अल्लाह करम ऐसा हुआ कि आज वो यानी माशाल्लाह वहाँ पे है और बुखारा से उसने फ़ोन किया माशाल्लाह। और उसने कहा कि मैं इस बीच में इसलिए फ़ोन नहीं कर सका कि मैं फ़ोन करता तो आप पूछते कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं। एक बच्ची थी, वो भी ऐसी पढ़ाई उसने छोड़ दी थी, आज वो आयरलैंड में है। BE कर ली उसने आयरलैंड में। उसको मैंने मशवरा दिया था कि बेटा तुम ट्यूशन करो। अच्छा। मैंने उसको बोला था कि तुम एक काम करो, तुम 10वीं में हो तो तुम 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को पढ़ाया करो, 100 रुपये लिया करो और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालो और किसी तरह से करो। तो उसने 11वीं 12वीं और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की पूरी फीस अपनी ट्यूशन करके उसने वो की, जनरेट की, और वो पूरा पैसा उसने खुद ही कमाई और खुद ही पढ़ाई की उसने। वो भी कांटेक्ट में रहती है। इस तरह से मतलब बच्चे रहते हैं, असातिज़ा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते ही रहते हैं, हाँ, जो यानी यादगार रहते हैं। जी 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 माशाल्लाह। सर ने जो है बहुत ही हिकमत के साथ बच्चों को तालीम छोड़ने से रोका और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह इस ओहदे पर, इस जगह फ़ाइज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो सर के लिए बहुत ही खुशी और मसरत की बात है। सर का वक्त ज़्यादा ना लेते हुए बस मैं आखिरी बात पूछना चाहूँगा कि सर मौजूदा ज़माने में आप
टीचर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? क्योंकि जाहिर है हमें बहुत सारे टीचर्स सुन रहे हैं, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहोगे मौजूदा ज़माने के हिसाब से? असातिज़ा असल में सिर्फ अभी यानी आज के दौर में अगर हम देखें तो कुछ इस किस्म से माहौल बन गया है कि असातिज़ा जो है सब्जेक्ट तक महदूद हो गए हैं जी, कि भाई उन्होंने अपने सब्जेक्ट पढ़ा दिया, बच्चे को 80% ला दिया और वो समझते हैं कि भाई मैं कामयाब हो गया। जी, असातिज़ा मेमार कौम होते हैं, बेशक। और ये जो बच्चे उनके पास होते हैं यही बाद में कौम की शक्ल इख्तियार करते हैं। जी, तो आज अगर समझ लीजिए कि बच्चे बेराह रवी के शिकार हैं, या अगर हम समझ लें कि हमारी कौम में सियासी शऊर नहीं है, या हमारी कौम जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स पे नहीं है, या अगर कोई भी कौम के अंदर ख़राबी अगर कहीं नज़र आ रही है, या हम अगर कहीं कोसते हैं कि भाई हमारी कौम ऐसी है या उनको ऐसा करना चाहिए, जी, तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी असातिज़ा पे समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता हूँ कि इसको बदल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा बदल सकते हैं। आमतौर पे हम लोग दूसरे लोगों, अगर हम ऐसा कहते हैं कि भाई लीडर अच्छे नहीं हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं कि भाई जो दूसरे लोग हैं इंजीनियर्स डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि असातिज़ा ही जो है उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट डॉक्टर्स को ट्रेनिंग नहीं दे सकते, बेशक, बिल्कुल। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जो आज हमारे पास बच्चे हैं क्लासरूम में, हम उनको एक अच्छा डॉक्टर बना दें, हम उनको एक अच्छा वकील बना दें, हम अच्छा उनको लीडर्स बना दें। इंशाल्लाह। तो इस फिक्र के साथ हमको क्लास में रहना पड़ेगा। सिर्फ ये ना हो कि भाई हमने 10 सबक पढ़ा दिया और बच्चे ने 100 में से 90 नंबर ले लिया, वैसा नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमको ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा और अमली तौर पर जाना पड़ेगा। जी, तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम से नवाज़े। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर असद हयात सर, सुपरवाइज़र MA आज़ाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गांधीबाग नागपुर। मैं सर का हमारी दोनों यूनिट्स, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आईटा नागपुर यूनिट और आईटा कामठी यूनिट, दोनों यूनिट्स के तमाम मेंबर्स की जानिब से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको अल्लाह ताला अजर अज़ीम से नवाज़े, और आपने जो हमें ये कीमती वक्त दिया, चंद लम्हात दिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया व आखिरत दोनों में आपको अल्लाह ताला इसके अजर से नवाज़े। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपने इंटरव्यू सेशन को ख़त्म करता हूँ हमारे कैमरामैन अकील खलील शेख साहब के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।